तो यूनिक्स का आर्किटेक्चर समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यूनिक्स के आर्किटेक्चर में मेनली डिस्कस हुआ था कि यूनिक्स कम्युनिकेट विद द कर्नल। जितने भी उसके हार्डवेयर्स हैं वो सारे हार्डवेयर्स आपके कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और एक स्पेशल प्रोग्राम जिसको हम सेल बोलते हैं। शेल क्या होता है आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा है। सेल इज ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर। इट ट्रांसलेट्स कमांड्स entered by the user and convert them into the language that is understood by the kernel। तो शेल एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो कि कमांड इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है और आपके कमांड को कन्वर्ट करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म में बनाता है जो कि डायरेक्टली कर्नल एग्जीक्यूट करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्चर का। और यहाँ पे आपका सिंपल आ रहा है कि एक मिनट, तो ये जो आपका नेक्स्ट स्क्रीन आई हुई है जिसमें कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यूनिक्स आर्किटेक्चर को ये डायग्राम आपका एक्सप्लेन कर रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कोई अनम्यूट करके मुझे बता देगा। तो सिंपल ये जो आर्किटेक्चर आपको आपके सामने स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है ये यूनिक्स का आर्किटेक्चर है। इसमें आपको मेनली हम लोग बात भी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हार्डवेयर जो पार्ट है वो हार्डवेयर सेक्शंस आपके इंटरनल सेक्शन में कोर में आता है। इन हार्डवेयर में आपके स्टोरेज डिवाइसेस, अलग अलग रिसोर्सेज हैं और जितने भी आपके पेरिफेरल्स हैं, मेमोरी है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं सिस्टम में वो सब हार्डवेयर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। कर्नल एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि सेकंड को इंसेंट्रिक सर्कल में लिखा हुआ है। कर्नल का मेन पर्पस है कि इस हार्डवेयर और आगे देखिए आपका सेल लिखा हुआ है, सेल और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करना, एक तरह से एक मीडियम है। और सेल जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, सेल एक स्पेशल प्रोग्राम है यूनिक्स का जो कि एज ए कमांड इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है, कमांड को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। और इसमें देखिए आप बहुत सारे शेल के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आपको, VI, ED, कट, ENV, विच, PG, मोर, बैश, KSH, CSH, SH, CPP, कॉम्प, S। तो ये बहुत सारे सेल हैं। तो ये सेल कुछ प्री डिफाइंड सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो कि जिनका अलग अलग टास्क है, हर शेल का कुछ टास्क है। हम लोग VI एडिटर के बारे में सुनेंगे, VI एडिटर को जानेंगे और SH क्या होता है, CPP क्या होता है। ये सर कुछ कमांड कुछ बेसिकली अलग अलग टास्क के लिए करते हैं। तो शेल के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आपके सभी ओर कि आपका कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। तो ये आर्किटेक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट लेवल पे क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन टूल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन टूल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग को अलग अलग तरीके से हम लोग कमांड देते हैं। अगर हमारी डेटाबेस रिक्वेस्ट है तो हम DBMS फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास मेल रिक्वेस्ट है तो हम मेल फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास FTP की रिक्वेस्ट है, FTP का मीनिंग क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट नेटवर्क की प्रोटोकॉल है तो उसको हम डील करते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, मेल, FTP, DBMS। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर अपने रिक्वेस्ट को दे रहा है एज ए कमांड के फॉर्मेट में, और वो सारी कमांड एसोसिएटेड सेल के पास जाती हैं और वो सेल कन्वर्ट करता है, इंटरमीडिएट फॉर्म में इंटरप्रेट करता है और कर्नल को देता है। कर्नल अप्रोप्रिएट हार्डवेयर के अकॉर्डिंग लिंक करता है। तो ये एक तरह से एक लेयर्ड आर्किटेक्चर या हायरार्किकल आर्किटेक्चर बना हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कर्नल क्या होता है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आप लोग को आ रही है? स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस सर। ओके। तो कर्नल लिखा था, जब आर्किटेक्चर आपने देखा पहले तो कर्नल लिखा हुआ, इसको हम लोग हार्डवेयर सभी जानते हैं तो हम लोग कर्नल पे आते हैं। द कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लाइन से बहुत क्लियर हो रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो आपका पूरा बॉडी फंक्शनिंग करना बंद कर देती है।
तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस दिखा रहा है आपकी कि कर्नल क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है और इट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर एंड मोस्ट ऑफ द टास्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। तो बेसिकली हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसमें से आपका आता है कि आपके सामने लिखा हुआ है कि सिंपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका मेमोरी मैनेजमेंट करता है, टास्क शेड्यूलिंग करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, इन सब चीजों को कर्नल मेंटेन करता है। तो बेसिकली ये टास्क है, मेमोरी से रिलेटेड कोई चीज है, अलग अलग टास्क का मीनिंग अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग वर्किंग है, उनके अकॉर्डिंग कोई चीज है आपकी, तो ये आपका उस लिए वर्क करता है, वहाँ पे उसके लिए काम करता है। और फाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिस्टम फाइल कौन सी है, यूजर फाइल कौन सी है और किस तरह की फाइलें हैं, उनको मैनेज करता है, उनको असेंबल करता है। तो ये बेसिक वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको कि कर्नल परफॉर्म करता है। इसके बाद कुछ और फंक्शंस हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कर्नल कैसे काम करता है, कर्नल के मेन टास्क क्या है, रोल ऑफ द कर्नल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूनिक्स। तो आपको ये चीजें पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। तो इसमें हम लोग शुरुआत में प्राइमरी रोल तो आपने लिख ही दिया कि मेमोरी मैनेजमेंट है, टास्क शेड्यूलिंग है, फाइल मैनेजमेंट है। इसी के साथ ही हम लोग को ये पता चलता है कि जो आपके पहला रोल क्या है, मैनेजिंग द मशीन्स मेमोरी एंड एलोकेटिंग इट टू ईच प्रोसेस एंड डिसाइड देयर प्रायोरिटीज। ये रोल क्या कहता है कि हमें मैनेजिंग द मशीन मेमोरी, आपके सिस्टम की, मशीन मतलब यहाँ पे सिस्टम है, आपके सिस्टम की मेमोरी को मैनेज करना है। जितनी भी रिक्वायरमेंट आपने मेमोरी की आपके पास है उसको वेल तरीके से फुलफिल करना है। आपके पास जो भी मेमोरी है उसको बेटर यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मेमोरी परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है एलोकेटिंग इट टू ईच प्रोसेस एंड डिसाइड देयर प्रायोरिटीज। हर प्रोसेस को एलोकेट करना है, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं और उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है। ये मेन टास्क है। ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कर्नल के रोल को डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ द कर्नल डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके हेडिंग में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका मेन वर्क क्या है कर्नल का, शेड्यूलिंग द वर्क डन बाय द सीपीयू सो दैट द वर्क ऑफ ईच। सर पल्लवी को ऐड कर लीजिए। ओके ओके ओके, मैं कर रहा हूँ, वो आ रहा है, कुछ लोग देर में आ जाते हैं, एडमिट कर रहा हूँ यस सर, परमिशन दे दीजिए उसको। हाँ मैंने बेटा दे दिया है कुछ, मेरे पास जब नाम आता है तो मैं अभी मैंने अरुणोदय और अंकित को दिया है, जैसे आएगा मैं दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है शेड्यूलिंग द वर्क डन बाय द सीपीयू so that the work of each user is carried out as efficiently as it possible। इस वर्क में क्या हम लोग बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीपीयू में जो मेन सीपीयू, यहाँ पे प्रोसेसर की बात हो रही है। अब आप जान चुके हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कि सीपीयू हम यहाँ पे केवल वो कैबिनेट को नहीं बोल रहे हैं, सीपीयू का मेन पर्पस है उसको प्रोसेसर बोलते हैं। तो प्रोसेसर वर्क क्या कर रहा है कि वो अलग अलग जॉब को, अलग अलग वर्क को, चाहे वो यूजर की वर्क हो, चाहे वो सिस्टम की वर्क हो या कोई अदर वर्क हो, तो उन सारे टास्क को, वर्क को, प्रोसेस को शेड्यूल करता है, उनकी टाइमिंग को सेट करता है, उनकी प्रायोरिटी को सेट करता है, सीक्वेंसिंग करता है। इन सब चीजों को हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो ये सब चीजें वो परफॉर्म करता है। और खास बात यह है कि जितने भी यूजर हैं, ईच यूजर इज कैरिड आउट एफिशिएंटली एज इट पॉसिबल। हर यूजर जो भी आपके लिए है, वो यूजर जो भी यूजर है, वो यूजर आपका सिंपल, हर यूजर को प्रायोरिटी देनी है। जितने भी यूजर आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, शेड्यूलिंग करनी है और साथ में उनको मैनेज करना है। ये चीज आपकी क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम लोग वर्क क्या देखेंगे, कर्नल का वर्क यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, जो बाद में भी आए हैं। तो वो हम लोग आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं सॉरी यूनिक्स आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिक्स का आर्किटेक्चर में मेन पार्ट हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है, कर्नल उसमें आता है, हार्डवेयर सभी को पता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आए हैं, कर्नल पे आए हैं। तो कर्नल के वर्क को डिस्कस कर रहे हैं, क्या कौन कौन से वर्क करता है कर्नल, वो आपको बताया यहाँ पे जा रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग का वर्क है ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू अनदर। ये फंक्शन क्या कहता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग द टास्क ऑफ डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीन टू अनदर, एक पार्ट से, आपकी मशीन के एक सेक्शन से, मान लें मेमोरी से है, प्रोसेसर से है या आईओ डिवाइस से है,
वहां से किसी भी डेटा को ट्रांसफर करना है, मेमोरी से आपको ले जाना है, हार्ड डिस्क पे ले जाना है, मेमोरी से आपको सिंपल ले जाना है आपका आईओ डिवाइस पे ले जाना है, आईओ डिवाइस से अदर लोकेशन पे। जनरली हम लोग के पास मेमोरी होती है, बसेस होती हैं, आईओ डिवाइसेस होती हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू मशीन टू अनदर। ये जो पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल है, वो कर्नल क्या करता है, उसका मेन टास्क होता है कि वो डेटा को ट्रांसफर आपका मेमोरी से लेके आईओ डिवाइस तक, आईओ डिवाइस से बसेस तक, या अदर किसी रिसोर्स तक, प्रोसेसर तक या कैश मेमोरी तक पहुंचाना। डेटा का एफिशिएंट ट्रांसफर पहुंचाना ये जरूरी है। नेक्स्ट टास्क क्या है कर्नल का, एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनिक्स सेल एंड कैरिंग देम आउट। इस पॉइंट में क्या कह रहा है, एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूनिक्स सेल एंड कैरिंग देम आउट। इसका मीनिंग क्या है कि यूनिक्स सेल, अभी हम लोगों ने आर्किटेक्चर देखा था, अगर आपको नहीं याद है तो ये देख लीजिए, पीछे ये सेल दिया हुआ है, तो इस सेल से जो भी आपका हार्डवेयर लिंक है, तो वही चीज लिखी हुई है कि एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनिक्स सेल एंड कैरिंग देम आउट। कि यूनिक्स सेल जो हमारी बहुत सारी होती हैं, उन सेल से डेटा को लेना, जो भी उसने कन्वर्ट किया है, इंटरप्रेट किया हुआ है, उस डेटा को लेना और उसको आगे फर्दर हार्डवेयर तक पहुंचाने का काम भी कर्नल का होता है। एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनिक्स सेल एंड कैरिंग देम आउट। अगला पॉइंट हम लोग के पास है इन्फोर्सिंग द प्रोसेस परमिशंस दैट आर इन फोर्स ऑन द फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है कि फाइल सिस्टम है आपका, तो फाइल सिस्टम क्या होता है कि अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि फाइल सिस्टम का मीनिंग है, सिंपल समझ जाइए कि आपके जो भी यूनिक्स सिस्टम में डायरेक्टरी हैं, फाइल्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज वे में रखना। यूनिक्स कैसे अलग अलग डायरेक्टरी और फाइल को रखता है, उसमें सिस्टम फाइलें हैं, यूजर फाइलें हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो उन सारी फाइलों का मैनेज करने, उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं फाइल सिस्टम। उस फाइल सिस्टम को कैसे एफिशिएंटली उसमें एक्सेस परमिशन देना है, जो भी आपने एज ए प्रोग्रामर, एज ए कमांड इंटरप्रेटर परमिशन दी हुई है, तो वो परमिशन आपने लगानी है फाइल सिस्टम पे, और उसको गवर्न करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो आपका कर्नल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि फाइल सिस्टम के जो भी परमिशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कर्नल करता है। तो कर्नल के ये जो नेक्स्ट 2 स्लाइड हैं, कर्नल क्या होता है, कर्नल के फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट हम लोग लेयर पे आते हैं। हमारा जो अगला जो स्टेप है आर्किटेक्चर के अंदर, यूनिक्स आर्किटेक्चर में शेल आता है। सेल का मीनिंग क्या है, ऋतिक सिंह रावत, ये कौन है, इन्होंने कैमरा ऑन किया है लेकिन अभी कुछ घर का काम कर रहे हैं, तो अभी कैमरा ऑन ऑफ कर दीजिए, जब आप प्रॉपर्ली बैठ जाइए तो फिर कैमरा ऑन करिए। ये किसी ने कैमरा ऑन किया हुआ। सर मेरा कैमरा ऑफ है। नहीं आपका नहीं कह रहा बेटा, ये शायद प्रखर है, ये कौन है जो जिसका फैन दिखाई पड़ रहा है, प्रसून शुक्ला, प्रसून शुक्ला। प्रसून बेटा, अभी आप अपना कुछ वर्क कर रहे हो, पंखा दिखा रहा था। हाँ तो इसको ऑफ कर लीजिए, बाद में ये कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप प्रॉपर्ली बैठ जाइए तो आप ऑन कर सकते हैं कैमरा, कैमरा अलाउ है। सेल क्या है, द सेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। सेल को डिफाइन करना है, बहुत अच्छी डिफिनेशन लिखी हुई है कि सेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। मतलब आपकी जितनी भी तरह की रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट है, आपके नेटवर्क की रिक्वेस्ट है, स्टोरेज की है, मेमोरी की है, आईओ डिवाइस की है, जितनी भी रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट है, उनको प्रोसेस करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इंटरप्रेट करना और इसको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना। नेक्स्ट लेवल क्या है आपका, कर्नल है। तो इसका जो मेन वर्क है वो शेल का है यूनिक्स में। तो शेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, सिंगल लाइन, शेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। When you type, अब उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि when you type in a command at your terminal, the shell interprets the command and calls the program that you want. जब अपने आप एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कुछ लिखते हैं, आप कोई कमांड देते हैं, तो वो कमांड आपका सेल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसको कन्वर्ट करना, फर्दर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में
कन्वर्ट करना। तो इंटरप्रेट करता है आपके कमांड को, और आपके कमांड से रिलेटेड जो कॉल्स हैं, जो सिस्टम कॉल्स हैं, कॉल द प्रोग्राम दैट यू वांट, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, मेमोरी की रिक्वेस्ट है, हार्डवेयर कुछ भी रिक्वेस्ट है आपने कमांड में दिया है, उस रिक्वेस्ट को भी साथ में एसोसिएट करता है आपके कमांड से। द सेल यूजेस स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर ऑल कमांड। एक और रिस्ट्रिक्शन है कि सेल एक आपके कमांड को एक वेल फॉर्मेट में लेता है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आप सिंपल एग्जांपल इको एसआरएमसीएम देते हैं, तो इसका मीनिंग है कि इको को आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, इको के साथ स्पेस देनी पड़ेगी, या इको को आप इको 1 नहीं ले सकते। मतलब कि जो रिजर्व वर्ड है, जो सिंटेक्स है, उसी फॉर्मेट में जब आप डेटा देते हैं, जब कमांड देते हैं, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं देंगे तो उसको नहीं लेगा। तो ये एक बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि द सेल यूजेस स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर ऑल कमांड्स। अब बहुत सारी सेल, अभी आपने डायग्राम में देखा था यहाँ पे पीछे कि सेल के एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, VI, ED, कट, विश, PG, मोर, बैस, KSS, SS, CPP, ये बहुत सारे सेल हैं, अलग अलग सेल हैं जो कि अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। तो यहीं पे वही चीज लिखी हुई है कि सी सेल, बॉर्न सेल, कॉर्न सेल आर द मोस्ट फेमस सेल विच आर अवेलेबल विद द मोस्ट ऑफ यूनिक वेरिएंट। हर तरीके के यूनिक्स वेरिएंट में नंबर ऑफ सेल की संख्या कम या ज्यादा होती रहती है। तो जितने भी नंबर ऑफ सेल हैं वो आपके कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि जो बेसिक सेल है जो आपके हर तरह के यूनिक्स फ्लेवर में अवेलेबल है, वो आपकी सी सेल है, बॉर्न सेल है, कॉर्न सेल है, कि ये आपकी बहुत ही कॉमन सेल्स है जो कि अवेलेबल रहती हैं सभी तरह के यूनिक्स वेरिएंट के अंदर। लेकिन कुछ वेरिएंट में ज्यादा भी सेल हो सकती हैं। आगे देखते हैं यूनिक्स सेल जो भी अवेलेबल हैं, अलग अलग सेल। तो हम देख रहे हैं TC सेल है, जिसको आप देखिए सेल का नाम अलग है, लेकिन उसका जो मेन कमांड है, एब्रिवेशन है, वो अलग है। जैसे आप अगर SH सेल का चीज रन करेंगे, SS सेल को रन करेंगे तो SH लिखते हैं, आगे कमांड लिखते हैं। C सेल को रन कराते हैं तो CSH लिखते हैं। बॉर्न अगेन SL को देते हैं तो बैश लिखते हैं। तो ये आपने कमांड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आ सकता है कि आपको दिया रहे, मान लिया SH का फुल फॉर्म क्या है, तो SH सेल को हम बॉर्न सेल कहते हैं, CSH का C सेल कहते हैं, बॉर्न अगेन सेल को BSH कहते हैं, बैश कहते हैं, कॉर्न सेल को KSH कहते हैं, और TC सेल को TCSH करते हैं। तो ये आपके कुछ कॉमन सेल्स हैं और उनके क्या मेन कमांड है वो हमने यहाँ आपको बताया है। इसके बाद अब कमांड यूटिलिटीज आ गया। इसी में एक चीज और हम लोग बताते हैं आपको। कल ट्यूट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक टॉपिक है छोटा सा कि यूनिक्स और GNU क्या होता है। GNU यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है। GNU को टर्म को हम देखते हैं, POSIX देखा था शायद क्लास में, POSIX नहीं हुआ तो मैं भी उसको डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन छोटा सा पार्ट देखिए, या POSIX ही बता देता हूँ क्योंकि पहले ही वो चीज नहीं डिस्कस हुई थी। नेक्स्ट हम लोग को आपकी साइड में एक POSIX स्टैंडर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। POSIX स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि पहले POSIX का मेन एब्रिविएशन, इसका मेन फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, इसका मीनिंग यह है कि इसका मैंने एग्जांपल आपको कुछ ट्यूट क्लास में डिस्कस किया था कि POSIX जो होते हैं वो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करना है तो उस वेरिएंट को आपको डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो POSIX स्टैंडर्ड जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या कॉम्पेटिबिलिटी विद द अदर सिस्टम, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाने के लिए डिस्कस किया जाता है। तो ये एक जो आपको स्लाइड दिखाई पड़ रही है आपको, ये POSIX के बारे में लिखा हुआ है। POSIX स्टैंडर्ड आपके टॉपिक में दिया हुआ है। तो POSIX स्टैंडर्ड, POSIX यूनिक्स कहते हैं, और पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है। ये क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस एन API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API कहते हैं, टू मेंटेन कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब यूनिक्स शुरुआत में बनाया गया
तो यूनिक्स जब जिसकी कोडिंग की गई, जो इन्वेंटर ने इसको बनाया, तो उस बनाने के बाद अब इस यूनिक्स को कैसे ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाया जाए, कैसे इसको कॉम्पेटेबल बनाया जाए सिस्टम से, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या कॉम्पेटेबल बनाने के लिए हमें POSIX रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो POSIX होते क्या है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होते क्या हैं, वो ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, और वो उनका काम क्या है कि जो ऐसी एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कुछ ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की तरह वर्क करते हैं, दूसरे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कराते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो एपीआईज होती हैं। तो एपीआई को टू मेंटेन द कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से आप जो उनका यूनिक्स सिस्टम था उनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम आपका होता है और POSIX का। तो POSIX अगर आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि POSIX इज द ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस एन एपीआई टू मेंटेन कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके स्लाइड में भी ऊपर लिखा हुआ है IEEE POSIX। IEEE ये सभी को पता है कि IEEE या एस्काई कोड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एस्काई कोड क्या होता है, प्रोग्रामिंग में या जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको एस्काई कोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, सिंबल होते हैं। तो एक तरह से ग्रुप ऑफ रूल्स है। ठीक उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉम्पेटिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो रूल है उसको हम POSIX बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये है। नेक्स्ट आपका POSIX डिस्कस किया था हम लोगों ने कि POSIX यूनिक्स के एनवायरनमेंट में क्या होता है। POSIX में जब पहला यूनिक्स सिस्टम आया तो शुरुआत में POSIX के कई सारे वर्जन्स आए। अब ये POSIX क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, और उस डॉक्यूमेंटेशन का वर्जन अपडेट होता रहता है, अलग अलग रूल अपडेट होते रहते हैं। तो पहले POSIX 0.1 आया, POSIX 2.2 आया, ये सब POSIX के वर्जन्स हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये कुछ इसमें डिटेल्स दी हुई हैं, आपकी पूरी स्लाइड आपकी POSIX पे दी हुई है, शेयर किया है मैंने। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा एग्जांपल दिया है कि POSIX 1.1 जो डॉक्यूमेंटेशन था, रूल था, उसमें हम लोगों ने ये इन बातों का ध्यान रखा है कि POSIX 0.1 रियल टाइम सर्विसेज के लिए रूल देता है, थ्रेड इंटरफेस के लिए देता है। थ्रेड आपके प्रोसेस के पार्ट होते हैं, एक इंस्टेंस ऑफ ए प्रोसेस होता है। रियल टाइम एक्सटेंशन अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का करना है तो उसके रूल क्या है, सिक्योरिटी इंटरफेस के क्या रूल हैं, नेटवर्क फाइल एक्सेस के क्या रूल हैं, नेटवर्क प्रोसेसेस के क्या रूल हैं, प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन अगर आपको कराना है तो क्या रखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करते समय, पोर्टेबिलिटी, यूजर पोर्टेबिलिटी एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा, करेक्शन